अरे कुमारी, देखो, उस सड़क के किनारे कोई बुजुर्ग महिला बैठी है। करीब 10 मिनट हो गए हैं, वो वैसे ही बैठी हुई हैं। कोई कार से आया और उन्हें उस पेड़ के पास बिठाकर चला गया। अच्छा, ऐसा है क्या जी? चलो चलकर देखते हैं, कुमारी ने कहा। कुमारी और राकेश पति पत्नी हैं। वे सड़क किनारे मिठाई की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। वह एक मुख्य चौराहा होने के कारण उनकी दुकान की बिक्री भी काफी अच्छी होती है। दोनों सड़क पार करके दूसरी तरफ गए। वहां बैठी वह बुजुर्ग महिला जबरदस्ती अपनी आंखें खोलती और फिर से बंद कर लेती थी। अरे, इन्हें क्या हुआ होगा? कुमारी ने फिक्र जताते हुए पूछा। पता नहीं कुमारी, तुम यहीं रुको, मैं पानी लेकर आता हूं, कहकर राकेश दौड़कर पानी की एक बोतल खरीद लाया। उन्होंने महिला के चेहरे पर पानी के कुछ छींटे मारे तो उन्होंने थोड़ी आंखें खोलीं। धीरे धीरे उन्हें पानी पिलाया गया, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पा रही थीं। वे बस देख रही थीं। अम्मा, आपको कहाँ जाना है? राकेश ने पूछा। मैम, पता नहीं। उन्होंने धीरे से कुछ बुदबुदाया। आप कहाँ से आई हैं? आपका नाम क्या है? कुमारी ने सवाल किया। कुछ याद नहीं। कौन सा गांव है आपका? गांव? पता नहीं। सब कुछ स्पष्ट लग रहा है। अजी, ऐसे बात नहीं बनेगी। क्यों ना हम इन्हें अपने घर ले चलें? जब इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो ये खुद ही सब बता देंगी, कुमारी ने राय दी। ठीक है, चलो फिर ले चलते हैं, राकेश मान गया। वे उन्हें अपने घर ले आए। उनका घर छोटा सा था, लेकिन उन्होंने उन बुजुर्ग महिला की बहुत देखभाल की। वे इलाके के एक जाने-माने आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी बुला लाए। डॉक्टर ने महिला को देखते ही कहा, इन्हें बहुत ही तेज असर वाली कोई नशीली दवा दी गई है। होश में आने में कम से कम 2 दिन का समय लगेगा। मैं कुछ बेहतरीन आयुर्वेदिक दवाइयाँ दे रहा हूँ। दवाइयाँ देकर वैद्य जी चले गए। 2 दिन बीतते बीतते वे बुजुर्ग महिला काफी हद तक ठीक हो गईं। जब उन्हें थोड़ा आराम महसूस हुआ तो राकेश ने विनम्रतापूर्वक पूछा, अम्मा, आप कौन हैं? और आपका गांव कौन सा है? बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया, मेरा नाम सावित्री है। तुम दोनों मुझ पर बहुत दया दिखा रहे हो, लेकिन अफसोस कि अपनों के पास से मुझे कभी यह स्नेह नहीं मिला। तुम लोगों ने इतने प्यार से मुझे रोटी खिलाई है। मैं तुम्हारा यह कर्ज कैसे चुकाऊंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे अम्मा, भला अपनों की सेवा भी कोई कर्ज होती है क्या? राकेश ने भावुक होकर कहा। अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ, इसलिए अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, सावित्री ने कहा। अम्मा, हम नहीं जानते कि आप कौन हैं, लेकिन इतना समझ आ रहा है कि आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है। आप यहीं रह जाइए अम्मा, हम पर आपका कोई बोझ नहीं पड़ेगा, राकेश ने बड़े मान से कहा। हाँ अम्मा, यहीं रह जाइए। जो कुछ भी रूखा सूखा हमारे पास है, हम उसी में गुजारा कर लेंगे, कुमारी ने भी हाथ जोड़कर कहा। सावित्री की आंखें भर आईं, उन्होंने कहा, तुम दोनों बहुत ही संस्कारी और भले इंसान हो। दुनिया के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से तुम लाख गुना बेहतर हो। जिस बेटे को मैंने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया, उसमें जरा भी संस्कार नहीं है। तुम दोनों के साथ रहना तो मेरा सौभाग्य होगा। अच्छा, तुम लोगों को एक कहानी बोलूंगी, यहाँ बैठो। सावित्री के बोलने पर दोनों उनके सामने बैठ गए। सावित्री अपने बेटों के साथ गांव में रहती थी। वहां के सब लोग सावित्री की बहुत इज्जत करते थे। उन्हें पान खाने की आदत थी, इसलिए हमेशा अपने साथ एक पान, सुपारी, चूना सब साथ में एक डिब्बे में रखती थी। बेटे कामेश को शहर में पढ़ाया। बहू स्नेहा के आने से मुश्किलें शुरू हो गईं। कामेश और स्नेहा दोनों की एक ही सोच थी। हमेशा गांव में जो घर है उसे बेचकर शहर जाना चाहते थे। कितना समझाने पर भी सास की बात नहीं सुनती थी। आखिर बहू के गर्भवती होने पर उसकी बात सावित्री जी को ही माननी पड़ी। शहर में स्नेहा के माता पिता भी रहते हैं। सब लोग मिलकर रहने लगे, जिससे घर का पूरा काम सावित्री जी को ही करना पड़ता था।
घर बेचकर शहर आ गए, लेकिन कामेश को नौकरी नहीं मिली। हमेशा माँ कहती थी कि बैठकर खाने से पहाड़ भी गल जाते हैं, कोई एक काम ढूंढ लो। सास की बात सुनकर स्नेहा ने कहा, अगर हम कुछ संतोष से रहेंगे तो आपसे देखा नहीं जाएगा ना। ऐसा नहीं है स्नेहा, तुम हमेशा मेरी बात को गलत समझती हो। कुछ दिन बाद स्नेहा ने एक बेटी को जन्म दिया। सावित्री पोती को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन बहू बच्ची को सास को लेने नहीं देती थी। अगर आप इसे उठा लेंगे तो इसमें आपकी तरह गांव वालों के रब आ जाएंगे, वह कहती थी। स्नेहा जो भी बोलती, बेटा उसी को सही कहता था। माँ हमेशा समझाती रहती थी, इसलिए बहू ने कहा, एक काम करते हैं, आपकी माँ को दूध में नशे की दवाई मिलाकर दे देते हैं। जब वे बेहोश हो जाएंगी, उन्हें कहीं दूर छोड़ देंगे। अगर फिर वापस आ गई तो? कामेश ने संदेह से पूछा। अगर फिर आएगी तो तब सोचेंगे, इस गांव से बहुत दूर उन्हें छोड़ेंगे। अब तो इनसे छुटकारा मिलेगा ना। आज ही यह काम खत्म करना है। उधर से जा रही सावित्री के कानों में ये बातें पड़ी, लेकिन उन्हें कुछ पूरी तरह समझ नहीं आया। उस रात बेटा माँ के पास आया और माँ से कहा, माँ, यह दूध पी लो, आजकल तुम बहुत कमजोर दिखाई दे रही हो। बेटे के इस तरह प्रेम से बात करने पर माँ पिघल गई और खुशी से बोलने लगी, नहीं बेटा, मैं तो ठीक हूँ। नहीं माँ, तुम कमजोर दिख रही हो, पहले यह दूध पी लो। कहते हुए उसने माँ को जबरदस्ती दूध पिलाया। कुछ ही देर में वे बेहोश हो गईं, लेकिन जो भी हो रहा था उन्हें अस्पष्ट दिखाई दे रहा था और उनकी बातें भी सुनाई दे रही थीं। लेकिन वे उन्हें रोक नहीं पा रही थीं। वे उन्हें कहीं ले जा रहे थे। स्नेहा, इनके गले से हार निकाल लो, कामेश ने कहा। अच्छा चलो जल्दी ले चलो, इन्हें फिर होश आ जाएगा। यहाँ इस पेड़ के नीचे छोड़ देंगे। कहते हुए उन्हें नीचे उतारकर पेड़ के नीचे छोड़ दिया और उनका पान का डिब्बा भी वहीं रखकर चले गए। होश आने के बाद उन्हें समझ में आया कि क्या हुआ था। यही सावित्री की कहानी है। कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, आप हमारे साथ रहिए। हम जो भी खाते हैं वही आपको भी खिलाएंगे, राकेश ने कहा। अच्छा तो एक शर्त है, मैं कुछ भी काम करूंगी तो आप मुझे मना नहीं करेंगे, तभी मैं यहाँ रहूंगी। अच्छा माँ, आपकी मर्जी, आप यहाँ रह सकती हैं। इतने में रोते हुए आ रहे श्री हरि को देखकर वे डर गए और पूछने लगे कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? श्री हरि ने कहा, सब लोग बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं छोटे स्कूल में पढ़ रहा हूँ। कुमारी ने थके हुए स्वर में कहा, यह तो इसका हर दिन का रोना है। कौन सा स्कूल होने से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। सावित्री ने, श्री हरि मेरे पास आओ, कहकर उसे बुलाया और कहने लगी, तुमने यह आधी पढ़ाई पूरी की है, सिर्फ 3 महीने बाकी हैं, उसके बाद तुम्हें बड़े स्कूल में दाखिला दिलाऊंगी। और अब से तुम मुझे दादी कहकर बुलाना। सच में दादी, आप मुझे बड़े स्कूल में पढ़ाएंगी? कहते हुए श्री हरि खुशी खुशी बाहर चला गया। क्या यह होने वाला काम है? राकेश ने निराशा से कहा। हाँ, सब कुछ हो जाता है, तुम चिंता मत करो। श्री हरि को बुलाकर कहो कि एक लोहे की छड़ लेकर आए, और राकेश, तुम कुछ खाने के पान लाना, आप लोगों को एक मैजिक बताऊंगी। अच्छा, कहते हुए दोनों बाहर जाकर जो भी सावित्री जी ने बोला था, ले आए। सावित्री जी ने लोहे की छड़ लेकर अपने पास के पान के डिब्बे के छेद में रखकर थोड़ा हिलाया, तुरंत वह डिब्बा खुल गया। उसमें सोने के छोटे छोटे टुकड़े थे। एक एक टुकड़ा 1 तोले का था। कुल 25 टुकड़े होने चाहिए, मन में ही हिसाब डालकर देखो राकेश। यह पूरा 25 तोला सोना है। क्या इतना सारा सोना? राकेश ने आश्चर्य से कहा। आज हमें बाहर जाना है, आप लोग कहीं मत जाइए। माँ, कहाँ जाना है? राकेश ने घबराहट से पूछा। अभी तो तुमने कहा था कि मैं जो भी करूंगी उसे प्रश्न नहीं करोगे, राघव। राघव कौन? राकेश ने आश्चर्य से पूछा। अब से तुम्हारा नाम राघव है। अच्छा चलो बाहर चलते हैं, कहते हुए सब निकले। सावित्री जी ने अच्छी तरह पूछताछ करके ज्यादा दाम में सोने को बेचा। दुकान वाले से कहा, मंगलसूत्र की चेन और कालीपोत की चेन दिखाओ। देखो कुमारी, तुम पर यह अच्छा लगेगा। माँ जी,
मेरे लिए? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ, तुम्हारे लिए ही है। अगर बहू के गले में हल्दी की रस्सी होगी तो मैं कैसे चुप रहूंगी? राकेश कुछ कहने के लिए आगे आया। सावित्री जी ने गुस्से से कहा, तुम मुझे वचन दे चुके हो, अब कुछ भी नहीं बोलोगे। राकेश चुपचाप बैठ गया। सावित्री जी ने मंगलसूत्र चेन देखा और कालीपोत चेन भी लेकर कुमारी को दे दिया। चलो अब शॉपिंग मॉल चलेंगे, कुछ कपड़े और श्रीहरि के लिए स्कूल बैग खरीदेंगे, सावित्री जी ने कहा। नया बैग, कहते हुए खुशी से नाच रहा था श्रीहरि। सब मिलकर कुछ साड़ियाँ, राकेश और श्रीहरि के लिए कपड़े खरीदकर घर पहुंचे। सब बहुत खुश थे। घर जाने के बाद कुर्सी में बैठकर कुछ सोच रही थी सावित्री जी। राकेश उनके पैरों के पास बैठकर, आप हमारे लिए देवता हैं, कहते हुए उनके पैर छूकर रोने लगा। हमें अभी बहुत कुछ करना है, तुम क्यों रो रहे हो? तुम बहुत मुश्किल झेले हो, मैंने भी बहुत मुश्किल झेला है। लेकिन अब नहीं, हम एक दूसरे का साथ देंगे और आगे बढ़ेंगे। घर छोटा है लेकिन जगह बहुत है, यहाँ 2 और कमरे बनवाएंगे और यहाँ शेड डालेंगे। यह पूरा काम 10 दिन में पूरा करना होगा। कल सुबह मिस्त्री को बुलाओ, बात करेंगे। एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, सावित्री जी बोलती जा रही थीं। हाँ माँ, एक लड़का है जो पढ़ा लिखा है और नौकरी की तलाश कर रहा है, क्या मैं उसे बुला लूं? हाँ, क्या उसे अभी यहाँ ला सकते हो? सावित्री जी ने पूछा। उसका घर नज़दीक ही है, मैं अभी उसे लाता हूँ, कहते हुए राकेश गया और 5 मिनट में उस लड़के को बुला लाया। नमस्ते अम्मा, मेरा नाम रवि है, कहते हुए वह अपना परिचय दिया। रवि, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। फिलहाल मैं अभी महीने में तुम्हें 10,000 दे सकती हूँ, अगर हो सके तो बाद में 15,000 दूंगी, क्या तुम्हें मंजूर है? सावित्री ने कहा। अच्छा अम्मा, मुझे मंजूर है, मैं क्या करूँ बताइए? सावित्री जी ने कहा, कल सुबह मिस्त्री आएगा, वह क्या काम कर रहा है, कितने काम वालों को लाया है, मटेरियल कितना उपयोग किया, यह पूरा हिसाब हर दिन मुझे बताना है। अच्छा, तो मैं सुबह यहाँ आ जाता हूँ। रवि, ये 3,000 तुम्हारे घर के खर्च के लिए रख लो, सावित्री जी ने पैसे दिए। रवि खुशी खुशी नमस्ते करके वहां से चला गया। दूसरे दिन से काम शुरू हुआ और 10 दिन में सावित्री जैसा चाहती थी, घर वैसा ही तैयार हो गया। रवि का साथ होने से काम जल्दी हो गया। कुमारी और राकेश अपने घर को देखकर खुश हो गए। श्रीहरि तो दादी दादी कहते हुए उनके साथ घूमने लगा। अम्मा, घर का काम तो हो गया, और क्या काम करना है बताइए? रवि ने पूछा। एक अच्छी मिठाई की दुकान देखो, किराए या खरीदने के लिए चाहिए, सावित्री जी ने कहा। दूसरे दिन ही रवि आया और कहने लगा कि एक दुकान है बेचने के लिए, उन्हें पैसे की जरूरत है इसलिए जल्दी और कम दाम में बेच रहे हैं, लेकिन कुछ मरम्मत करवाना होगा। सावित्री जी तुरंत रवि के साथ जाकर पूरी बातचीत करके दुकान खरीद ली और उसको मरम्मत करवाया, रंग भी डलवाकर नया बनवा दिया। एक अच्छा दिन देखकर, चलो राकेश, तुम बनाए हुए स्वीट्स ले लो और दुकान चलो, कहा। सब लोग खुशी से दुकान गए और अच्छी तरह सजाए गए दुकान में जाकर स्वीट्स बेचने के लिए रख दिए। रवि ने कहा, राकेश, क्या तुम इस दुकान का नाम जानते हो? राकेश ने कहा, पता नहीं। तभी रवि मुस्कुराते हुए कहा, राघव स्वीट्स। यह बात सुनते ही राकेश की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, आप मेरा नाम क्यों रखे? राकेश ने प्रश्न किया। सावित्री ने हंसते हुए कहा, क्योंकि यह दुकान तुम्हारा है। अब चलो, श्रीहरि से दुकान की ओपनिंग करवाते हैं। अच्छा अम्मा, आपकी मर्जी, आंसू पोंछते हुए राकेश ने जवाब दिया। श्रीहरि से रिबन कटवाए और दुकान को शुरू किए। अच्छा रवि, हम जैसा सोचे थे वैसा ही काम खत्म हो गया, लेकिन एक समस्या है, सावित्री ने गंभीर होकर कहा। क्या हुआ अम्मा? कल सुबह तुम घर आना, तुम्हें बताऊंगी, अच्छा कहकर सुबह होते ही रवि सावित्री जी के पास गया। तब उन्होंने बताया कि उन्हें अंग्रेजी सीखना है और राकेश तथा कुमारी को हिंदी अच्छी तरह बोलना और बड़ा फोन उपयोग करना पूरा सिखाना है। आजकल तो यह बहुत जरूरी हो गया है। राकेश घबराकर, मुझे यह सब नहीं सीखना है, कहकर वहां से भागने लगा।
सब लोग मिलकर उसे पकड़ लिए। 6 महीनों में सब लोग अच्छी तरह हिंदी, अंग्रेजी बोलना और फ़ोन का उपयोग करना सीख लिए। 2 साल में राघव स्वीट्स को अच्छा नाम मिल गया। कहीं पर कोई फंक्शन होता तो लोग जरूर राघव स्वीट्स से ही मिठाइयाँ लेते थे। इन सब कामों में रवि ने इनकी बहुत सहायता की, इसलिए उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी गई। एक दिन सावित्री जी ने न्यूज़पेपर में देखा कि एक फैक्ट्री सेल के लिए है। उन्होंने रवि को बुलाकर कहा, उस फैक्ट्री को देख कर आओ, हम वो खरीदेंगे। जल्द ही सावित्री ने वह फैक्ट्री भी खरीद ली। ऐसे आगे बढ़ रहा था उनका बिजनेस। सावित्री ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से और कुछ बिजनेस शुरू करके कुछ ही दिनों में उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया। सावित्री के मना करने के बावजूद रवि ने कामेश और स्नेहा के बारे में पूछताछ की तो उसे पता चला कि वे अपनी सारी संपत्ति खोकर सावित्री जी की ही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। कुछ समय बीतने के बाद वहां कुछ ऐसी चर्चा चल रही थी। कई बड़े बिजनेसमैन और कॉलेज के छात्र वहां आ रहे थे। शायद आज कर्मचारियों को बोनस भी मिलने वाला है, कामेश ने कहा। अच्छा, तो चलिए हम भी चलते हैं। सावित्री की बहू और बेटे के मन में भारी उम्मीदें जाग उठी थीं। बोनस के चक्कर में वे हाथ के हीरे को छोड़कर कंकड़ पत्थर बटोरने जैसी नादानी कर रहे थे। उनकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी। वहां भारी चहल पहल थी। सावित्री का भाषण सुनने के लिए हर कोई बेहद उत्साहित होकर इंतजार कर रहा था। मैडम, कामेश और स्नेहा भी आ चुके हैं, वेंकट ने आकर जानकारी दी। तभी राकेश ने कहा, शायद वे अब सुधर गए होंगे। आखिर आपका सगा बेटा ही तो है, क्या मैं उन्हें अंदर बुला लूं? सावित्री ने कहा। राकेश, वे सुधरने वालों में से नहीं हैं। खैर, वे कैसे हैं, यह तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। अपना मोबाइल फोन ऑन रखना, मैं यहीं से उनकी बातें सुनूंगी। जी अम्मा, कहकर राकेश ने अपना फोन ऑन किया और उनके पास जाकर खड़ा हो गया। यही सावित्री ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की फाउंडर है, कामेश ने मंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। स्नेहा ने ध्यान से देखते हुए कहा, अरे, यह तो थोड़ी बहुत तुम्हारी माँ जैसी दिख रही है। मेरी माँ क्यों होने लगी वो? उस दिन जब उन्हें होश नहीं था तो हम उन्हें सड़क किनारे लावारिस छोड़कर चले आए थे ना? अगर वो मेरी माँ होती तो क्या हमें छोड़ देती? क्या हम उनकी पूरी जायदाद अपने नाम नहीं करवा लेते? वैसे भी वो दवा बहुत ही जानलेवा थी। 2 दिन तक अगर कोई उस हालत में रहे तो उसकी जान जानी तय है। वो अब तक मर चुकी होंगी। और हाँ, मेरी माँ के पैरों में चांदी की पायल हुआ करती थी। आम तौर पर वे आवाज नहीं करती थी, पर जब माँ चलती थी तो उनसे छन छन की आवाज आती थी। हमें अच्छी तरह पता है कि वो कैसी थी, उनके भीतर कोई इंसानियत नहीं थी। सामने खड़े राकेश ने घृणा से अपना फोन ऑफ कर दिया, उससे आगे सुना नहीं गया। इधर सावित्री सब सुनकर मन ही मन मुस्कुरा दें। कामेश ने अपनी पत्नी से कहा, अच्छा छोड़ो, देखो वो स्टेज पर चढ़ रही हैं। जैसे ही उन्होंने मंच पर अपना पहला कदम रखा, पैरों से छन छन की तेज आवाज गूंज उठी। यह सुनते ही कामेश और स्नेहा के सीने में जैसे कोई बम फट गया हो। वे हैरान परेशान होकर गर्दन उठाकर ऊपर की तरफ देखने लगे। वे जहां खड़े थे वहां से वो बहुत ऊपर की ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी थीं। समय का चक्र घूमता रहा और सावित्री के पैरों की वो चांदी की पायल अपनी गूंज से सबको सच का एहसास कराती रही। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही और भी बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी वोइक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।